दोस्तों, आप सबको पता होगा कि प्रीपोजिशन के यूजेस को लेकर के कितनी सारी शंकाएं भ्रम बनी रहती हैं। इसके ऊपर हालांकि मैंने प्रीपोजिशन को लेकर के वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सर्च बॉक्स में जाकर के प्रीपोजिशन स्टडी स्मार्ट लिखेंगे तो आपको वो वीडियोस दिख जाएंगे और आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी शंका दूर करने का प्रयास करूँगा कि क्या वर्ड आए तो उनके साथ आपको क्या प्रीपोजिशन यूज़ करना है करेक्टली, ताकि आप यूज़ तो करें। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसी भी एक प्रीपोजिशन की, तो अगर मैं कहता हूँ अप्लाई तो उसके साथ क्या प्रीपोजिशन आएगा, तो उसके साथ कई प्रीपोजिशन आ सकते हैं। या फिर अगर मैं यूज़ करता हूँ वर्ड एग्री तो उसके साथ 2-3 प्रीपोजिशन आ सकते हैं। लेकिन किस जगह पे कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करना है ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, आपको इंग्लिश से डर लगता है, तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए, जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। यहाँ पे मैंने यूज़ किए लगभग 50 आपके वर्ड लिए हुए हैं, जिसके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा वो हम समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं क्या है वर्ड और उनके साथ क्या प्रीपोजिशन लगेगा। जैसे अभी मैंने बात की थी एग्री, तो एग्री जैसे ये आपका शब्द है एग्री। एग्री अगर कभी किसी पर्सन के लिए प्रयोग होगा तो उसके साथ प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि एग्री अगर पर्सन के लिए प्रयोग हुआ है तो उसके साथ प्रीपोजिशन विथ का प्रयोग होगा। जैसे एग्जांपल में लिखा गया है आई एग्री विथ यू, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं आपसे सहमत हूँ, तो यहाँ पे विथ का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पे यू का प्रयोग किया गया है, मतलब पर्सन के लिए किया गया है। अगर एग्री का प्रयोग करना है किसी प्रपोजल को लेकर के तो वहाँ पे विथ नहीं बल्कि टू का प्रयोग होगा। तो ऐसे अगर आप पढ़ेंगे कि अगर यहाँ पे एग्री है तो इसके साथ प्रीपोजिशन आपका विथ भी लग सकता है और टू भी लग सकता है। लेकिन अगर आपने इसके क्रम को उल्टा कर दिया, पर्सन के साथ टू लगा दिया, आई एग्री टू यू, या फिर यहाँ पे प्रपोजल के साथ आपने विथ लगा दिया, आई एग्री विथ योर प्रपोजल, तो आपने यूज़ तो सही किए हैं प्रीपोजिशन एग्री के साथ विथ और टू, लेकिन इनको इंटरचेंज कर दिया है यूजेज में। तो जो अर्थ निकलेगा वो तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो वो शब्द आपके गलत होंगे। इसलिए मैं यहाँ पे प्रीपोजिशन पढ़ा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक तो आपको स्पॉट द एरर वाले पार्ट में हेल्प मिलेगी इंग्लिश के, साथ ही साथ आपको हेल्प मिलेगी जो डिस्क्रिप्टिव पेपर्स हो रहे हैं इंग्लिश के, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इसकी। क्यों हेल्प मिलेगी? क्योंकि अभी आप जब लिखेंगे एसे या फिर कोई लेटर लिखते हैं तो वहाँ पे ग्रामेटिकली अगर आप इनकरेक्ट होते हैं तो आपको समझा जाएगा कि आपकी इंग्लिश काफ़ी कमज़ोर है, तो नंबर आपके काफ़ी वहाँ पे कट जाएंगे। इसलिए मैंने ये पार्ट बनाया है। तो यहाँ पे देखिए, अगर प्रपोजल है तो इसके साथ क्या प्रयोग हो रहा है, टू। आई एग्री टू योर प्रपोजल, ये क्या होगा, इसका करेक्ट यूज़ होगा। ओके, समझ में आया? चलिए दूसरा शब्द देखते हैं क्या है। लिखा है एंग्री। एंग्री का मतलब समझते हैं ना, गुस्सा। तो एंग्री अगर किसी पर्सन के लिए है, मतलब अगर आपका गुस्सा जो है वो किसी पर्सन को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी पर्सन के ऊपर जा रहा है, तो उसके साथ हमेशा विथ का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन क्या आएगा, विथ आएगा। आई एम नॉट एंग्री विथ यू, कि मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो जो एंग्री है किसके ऊपर एम्फेसिस डाल रहा है, यू, आपके ऊपर। ठीक है, कि मैं आपसे या फिर मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, विथ आएगा। लेकिन अगर एंग्री किसी वस्तु या किसी थिंग के तरफ रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका, तो वो क्या आएगा, एट के साथ आएगा। प्रीपोजिशन वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा, एट। आई एम एंग्री एट योर बिहेवियर, कि मैं आपके व्यवहार से बहुत ज़्यादा क्रोधित हूँ या फिर गुस्से में हूँ। तो ये क्या है, आपसे वो गुस्से में नहीं है, आपके व्यवहार से गुस्से में है। तो आई थिंक का प्रयोग हुआ है, मतलब ये जो रिफ्लेक्शन है आपके व्यवहार के प्रति है। अगर आपका व्यवहार सही होगा तो उनको कोई गुस्सा नहीं है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। देखिए बहुत ही माइन्यूट से यहाँ पे डिफरेंस है। आपको नहीं पता होगा, बोलने में इंग्लिश का प्रयोग जब हम बोलने में करते हैं ओरल, तो बहुत सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती हैं। जैसा कि हम हिंदी भी प्रयोग करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम हर एक शब्द का एकदम विन्यास सही करते हैं, संधि विच्छेद सही करते हैं, हर एक चीज़ बोलने में करेक्ट होता है। नहीं, बोलने में भी हम हिंदी भी बोलते हैं तो एकदम ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती, इसी तरह इंग्लिश भी ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होती। इसलिए जो प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे मिसमैच हो जाता है अगर आप बोलते हैं किसी के साथ या फिर सुनते हैं कुछ तो। ठीक है, इसलिए अगर आप प्रीपोजिशन का प्रयोग सही रखेंगे तो लिखने में आपको काफ़ी आसानी होगी, और अगर कहीं पे कुछ लिखा रहेगा तो वहाँ पे आप समझ ही पाएंगे कि क्या यहाँ पे एरर दी गई है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है एनॉयड। ठीक है, एनॉयड अगर आप किसी थिंग से हैं, मतलब किसी के व्यवहार से, किसी की बातचीत से, तो वहाँ पे हमेशा क्या प्रयोग होगा, एट का प्रयोग होगा। लिखा हुआ है आई एम एनॉयड एट योर मिस्टेक, कि मैं आपकी इस गलती से मुझे चिढ़ है। ठीक है, या फिर मैं दुखी हूँ, या फिर मुझे चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है। एनॉयड
के बहुत सारे जो अर्थ होते हैं आप उनमें प्रयोग कर सकते हैं। तो किससे? योर मिस्टेक, आपकी गलती से या फिर मिस्टेक से। लेकिन एनॉयड वही कि अगर पर्सन के साथ आ रहा है तो क्या होगा? विथ का प्रयोग होगा। आई एम एनॉयड विथ यू, कि मैं आपसे परेशान हूँ। ठीक है, यहाँ पे एनॉयड का जो एम्फेसिस है वो किसके ऊपर है? आपके ऊपर है। तो यहाँ पे क्या होगा? विथ का प्रयोग होगा कि मैं आपसे परेशान हूँ। ठीक है, पर्सन है तो विथ, कोई थिंग है तो एट। ये हमने पिछले 3 एग्जाम्पल में भी देखा। पर्सन है तो विथ, थिंग है तो एट। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है अप्लाई। अगर ये अप्लाई किसी पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे टू का। ठीक है, मतलब ऐसे भी याद मत कर लीजिएगा कि ये पर्सन है तो यहाँ भी विथ आएगा। ये याद रखिएगा कि अगर विथ और एट में वहाँ पे पूछा गया है अंतर या फिर प्रीपोजिशन, तो हमेशा अगर पर्सन होगा तो विथ का प्रयोग हम करते हैं। यहाँ पे अप्लाई का प्रयोग अगर कर रहे हैं पर्सन के लिए तो वहाँ पे क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। जैसे लिखा गया है ही अप्लाइड टू द प्रिंसिपल फॉर लीव, कि उसने प्रिंसिपल के पास अपनी छुट्टी की अर्जी लगाई। ठीक है, तो अप्लाइड किसके साथ, किसके ऊपर एम्फेसिस डाल रहा है? प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल क्या होगा? प्रधानाचार्य, व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। लेकिन अगर अप्लाई किसी पोस्ट के लिए, जैसे आप अप्लाई करते हैं अभी पीएस के थ्रू, पीओ की पोस्ट के लिए, क्लर्क की पोस्ट के लिए, तो पोस्ट के लिए है तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा? प्रीपोजिशन का फॉर। अप्लाई के साथ क्या आएगा? फॉर। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, मतलब उसने क्लर्क पोस्ट के लिए अप्लाई किया। तो जब पोस्ट आएगा, मतलब कोई किसी पद की बात की जाएगी, उसके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या होगा? फॉर होगा, ना कि टू। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है अटेंड। अटेंड अगर किसी पर्सन के साथ प्रयोग हो रहा है तो वो क्या होगा? उसके साथ आएगा प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग होगा। तो ऑन का प्रयोग अगर हो रहा है तो आप समझिएगा पर्सन के लिए आ रहा है अटेंड। जैसे लिखा है द सर्वेंट वॉज अटेंडिंग ऑन हिज मास्टर। तो सर्वेंट किसको अटेंड कर रहा था? अपने मास्टर को। तो यहाँ पे क्या आ रहा है? पर्सन का प्रयोग हो रहा है अटेंड के लिए, कि वो अपने मास्टर को अटेंड कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन का प्रयोग होगा। लेकिन अगर अटेंड किसी पर्सन या फिर लेक्चर के लिए आपका इस्तेमाल होगा, किसी पर्सन की बातें सुनने के लिए या फिर लेक्चर सुनने के लिए इस्तेमाल होगा, तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। लिखा हुआ है अटेंड टू व्हाट योर टीचर्स से, मतलब अपने टीचर के द्वारा कही गई बातों पे ध्यान दो। ठीक है, तो अटेंड अगर किसी पर्सन के लिए आया हुआ है, अटेंड करने की बात हो रही है उस किसी को, तो वहाँ पे हम ऑन का प्रयोग करेंगे। किसी को बातें सुनने के लिए, किसी की बात मानने के लिए, लेक्चर के लिए बात की जा रही है, तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है बेग। बेग का मतलब क्या होता है? मांगना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप किसी फेवर के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे आप कहते हैं कि क्या आप मेरे लिए काम कर सकते हैं, तो अगर वहाँ पे किसी फेवर की बात की जा रही है तो वहाँ पे हमेशा बेग के साथ ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है ही बेग्ड अ फेवर ऑफ मी, कि उसने मुझसे एक फेवर मांगा। ठीक है, उसने एक फेवर की मांग की मुझसे। तो यहाँ पे फेवर की बात जब होगी तो वहाँ पे क्या आएगा? आपका प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग होगा। लेकिन अगर बेग का इस्तेमाल हो रहा है किसी व्यक्ति से कुछ मांगने के लिए, तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। जैसे लिखा हुआ है ही बेग्ड फॉर हेल्प फ्रॉम द पुलिसमैन, उसने पुलिसमैन से सहायता की मांग की। तो यहाँ पे पुलिसमैन से किसकी मांग करें? सहायता की। तो समथिंग फॉर समवन, तो यहाँ पे क्या आपका प्रयोग होगा? फॉर का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन फॉर लगेगा, ना कि ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है ब्लाइंड। अगर ब्लाइंड शब्द आता है और वो कह रहे हैं कि किसी आंख के लिए आता है, एंड एक आंख के लिए आता है, तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। जैसे लिखा है ही इज़ ब्लाइंड ऑफ वन आई, मतलब वो एक आंख से अंधा है। ठीक है, तो अगर एक आंख के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। प्रीपोजिशन करेक्ट क्या होगा? ऑफ। लेकिन अगर ब्लाइंड किसी कॉन्सिक्वेंसेस के लिए यूज़ हो रहा है, मतलब किसी परिणाम के लिए यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे क्या प्रयोग किया जाएगा? टू का प्रयोग किया जाएगा। प्रीपोजिशन टू प्रयोग होगा। जैसे ही इज़ ब्लाइंड टू हिज फॉल्ट, मतलब वो उसने जो गलतियां की हैं उसको उस प्रति वो क्या है? अंधा है, मतलब या फिर उसे अपनी गलतियां नहीं दिख रही हैं। तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा? टू का प्रयोग होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर फिगरेटिवली यूज़ कर रहे हैं ब्लाइंड को तो वहाँ पे हम टू का प्रयोग करते हैं, फैक्चुअली यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है बॉर्न, और यहाँ पे 3 प्रयोग किए गए हैं। इसका देखिएगा कि बॉर्न अगर पेरेंट्स के साथ आपका प्रयोग होता है तो वहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ऑफ लिखा जाएगा बॉर्न के बाद। जैसे लिखा है ही वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, मतलब वो
अमीर माँ बाप के घर में पैदा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे रिच पेरेंट्स की बात करी जा रही है, तो बॉर्न के साथ क्या आ रहा है, प्रीपोजिशन करेक्ट क्या आएगा, ऑफ आएगा। लेकिन अगर बॉर्न किसी एक पर्सन के साथ इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे क्या आएगा, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होगा। जैसे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अ सन वॉज बॉर्न टू हिम लास्ट मंथ, कि पिछले महीने उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई या फिर उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। तो अगर किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे प्रीपोजिशन टू का अगर प्रयोग करेंगे तो ये क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं कि अगर बॉर्न का प्रयोग किसी फैमिली के साथ किया जा रहा है तो वहाँ पे हम प्रयोग करेंगे प्रीपोजिशन करेक्ट क्या, इन। जैसे लिखा है, ही इज़ बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, कि वो एक गरीब घर में उसका जन्म हुआ है या फिर गरीब परिवार में उसका जन्म हुआ है। तो यहाँ पे फैमिली की बात की जा रही है, चाहे वो पुअर हो चाहे रिच हो, फैमिली की अगर बात आ रही है तो वहाँ पे हम प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, इन। तो अगर वो पेरेंट्स के साथ है तो क्या लगाएंगे, ऑफ। यहाँ पे अगर किसी एक पर्सन के लिए है तो टू, किसी फैमिली के लिए है तो इन, ठीक है। बॉर्न का सही प्रयोग ऐसे है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है बिजी। बिजी का देखिए प्रयोग बड़ा बढ़िया है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर बिजी समथिंग है, ठीक है, समथिंग अगर किसी भी काम में आप बिजी हैं तो उसके लिए क्या होगा, प्रयोग होगा विथ का। तो लिखा है, ही इज़ बिजी विथ हिज ओन अफेयर्स, कि वो अपने ही काम में व्यस्त है, ठीक है। अगर बिजी का प्रयोग किसी काम को करते हुए आप बिजी हैं, मतलब डूइंग है, यहाँ पे समथिंग विथ हिज ओन अफेयर का मतलब, अफेयर्स का मतलब वो अपने काम में बिजी है, चाहे वो अपने काम कर रहा है चाहे नहीं, सोच रहा है, बैठा है, कुछ भी कर रहा है, वो कहते हैं कि भैया वो अपने में ही मस्त है। तो ऐसे क्या प्रयोग होगा, यहाँ पे विथ का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कुछ काम कर रहा है और उसमें बिजी है, काम करते हुए अगर वो बिजी है तो वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं करेक्ट प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं। ही इज़ बिजी इन अरेंजिंग सीट्स फॉर द गेस्ट, कि वो किस काम में बिजी है, गेस्ट के लिए, मेहमानों के लिए सीट को अरेंज करने में बिजी है, मतलब वो काम कर रहा है, अभी वो प्रोसेस में है। तो वो करते हुए अगर किसी काम को बिजी है तो क्या आएगा, इन आएगा। किसी भी चीज़ को लेकर के बिजी है तो वो क्या आएगा, विथ के साथ प्रयोग होगा बिजी में, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है, बाय। बाय कह रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है अ थिंग, यहाँ पे लिख देता हूँ ऑफ। अगर किसी की वस्तु के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो वहाँ पे क्या प्रीपोजिशन लगता है, ऑफ का प्रयोग होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, आई बॉट दिस बुक ऑफ सोहन, कि मैंने सोहन की ये बुक खरीदी। तो यहाँ पे किसकी थिंग का प्रयोग कर रहे हैं हम, सोहन की। तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट प्रीपोजिशन ऑफ। लेकिन कह रहे हैं कि अगर बाय का प्रयोग आई थिंक फ्रॉम, किसी की वस्तु से अगर हो रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसा एग्जाम्पल में लिखा गया है, यू कैन बाय दिस बुक फ्रॉम दीपू पब्लिशिंग हाउस, कि आप ये बुक कहाँ से खरीद सकते हैं, दीपू पब्लिशिंग हाउस से खरीद सकते हैं, ठीक है। तो बाय का प्रयोग करना है किसी की वस्तु के लिए तो ऑफ, किसी वस्तु से आपको अगर लेनी है बुक वगैरह या फिर कोई भी चीज़ तो वो आपका क्या होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं, यू कैन बाय दिस मोबाइल फ्रॉम amazon.in, ठीक है। तो इस तरीके से आपका प्रयोग होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉल। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर कॉल का प्रयोग किसी पर्सन को किसी जगह बुलाने के लिए किया जाए, लिखा है पर्सन एट अ प्लेस, किसी भी जगह, और यूजुअली कहा जाता है कि अपनी जगह, ठीक है। तो अपने घर या अपनी जगह पे, तो वहाँ पे प्रयोग क्या होगा, ऑन का प्रयोग होगा। तो ये क्या कहा जाएगा, कॉल ऑन, ठीक है, या फिर कॉल्ड ऑन भी कहा जाता है। ही कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड एट हिज रेजिडेंस, कि उसने मेरे दोस्त को अपने घर पे बुलाया। लेकिन अगर कॉल का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए उसे वापस बुलाने के लिए किया जाए, वापस का मतलब कि वो पहले भी यहीं था तो उसे किसी सहायता के लिए वापस बुलाने के लिए किया जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, इन का, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा गया है, कॉल इन अ डॉक्टर एट वंस, मतलब डॉक्टर को एक बार फिर से वापस बुलाओ। और कॉल इन का प्रयोग किसी को समन करने के लिए भी किया जाता है, मतलब अचानक से किसी को बुलाना हुआ तो वहाँ पर भी हम कॉल इन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल समझ में आएगा। कॉल ऑन का मतलब किसी भी व्यक्ति को किसी जगह बुलाना, और यूजुअली कहा जाता है अपने घर बुलाना या फिर किसी के घर बुलाने के लिए कहा जाएगा तो क्या होगा, कॉल ऑन। लेकिन अगर कॉल के साथ इन लगा है तो इसका मतलब आप किसी भी व्यक्ति को समन कर रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति की सहायता आपको चाहिए तो आप उसे वापस बुला रहे हैं फिर से, तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा, कॉल इन का। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा है केयर। केयर कह रहे हैं कि अगर इस्तेमाल होता है समथिंग, किसी चीज़ के लिए, किसी वस्तु के लिए या फिर किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे क्या आएगा,
फॉर का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे लिखा है आई डू नॉट केयर फॉर हिम एंड हिज ओपिनियन, कि मुझे उसकी और उसके ओपिनियन की परवाह नहीं है। तो यहाँ पे अगर समथिंग या समबडी के लिए प्रयोग कर रहे हैं केयर का, तो वहाँ पे क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ना तो उसे उसकी परवाह है, ना तो उसके ओपिनियन की परवाह है। लेकिन अगर केयर का प्रयोग कर रहे हैं इस सेंस में, टेक केयर ऑफ मतलब देखभाल करने के सेंस में, तो यहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करते हैं। टेक केयर ऑफ योर कैरेक्टर, कि अपने चरित्र की देखभाल करो या फिर चरित्र को सुधार के रखो, ठीक है। या फिर कहते हैं टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य को सुधार के रखो, ठीक है। या फिर अपने स्वास्थ्य की परवाह करो। तो यहाँ पे अगर किसी चीज़ की परवाह करने, देखभाल करने की बात होगी तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। किसी व्यक्ति से रिलेटेड थिंग्स की या फिर समथिंग की बात होगी तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे केयर के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, लिखा है चार्ज। चार्ज कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर किसी पर्सन को एक्यूज़ करने के लिए किया जाए, मतलब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने के लिए किया जाए, तो हमेशा उसके साथ विथ का प्रयोग करते हैं चार्ज के साथ। जैसे लिखा है ही वॉज चार्ज विथ थेफ्ट, मतलब उसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगा था, चोरी का इल्ज़ाम लगा था, ठीक है। मतलब उसे एक्यूज़ किया गया कि उसने चोरी की थी। तो अगर चार्ज प्रयोग हो रहा है किसी को इल्ज़ाम लगाने के लिए, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, हम विथ का प्रयोग करेंगे। फिर कह रहे हैं कि अगर चार्ज यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है किसी भी वस्तु की प्राइस के लिए या फिर पैसा मांगने के लिए किसी वस्तु के लिए, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग होगा। ही चार्ज मी 5 रुपीज़ फॉर दिस बुक, कि उसने इस बुक के लिए मुझे 5 रुपये चार्ज किया। या फिर कह सकते हैं कि उसने मुझसे इस बुक के लिए 5 रुपये लिए, मतलब डिमांड की, ठीक है। तो अगर पैसे की डिमांड हो रही है तो वहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। अगर किसी को एक्यूज़ करना है, इल्ज़ाम लगाना है, तो विथ का प्रयोग करते हैं। अभी इसके दो अर्थ और हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर चार्ज प्रयोग हो रहा है, कह रहे हैं कि मेक अ रिकॉर्ड ऑफ एज अ डेफ्ट, मतलब उधारी का किसी रिकॉर्ड बनाने के लिए कि आपने किसी से कुछ पैसा लिया है। तो वो आप कहते नहीं कि अगर आप दुकान पे जाएं चाय पीने के लिए, रोज़ चाय पीते हैं, कहते हैं भैया मेरे खाते में लिख लेना, ठीक है। तो उस तरीके से अगर इस्तेमाल हो रहा है चार्ज का, तो वहाँ पे प्रयोग होगा टू का। प्लीज़ चार्ज दिस अमाउंट टू माई अकाउंट, कि कृपया इस अमाउंट को जो चार्ज करिए मेरे अकाउंट में करिए। तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, टू का, मतलब आप अभी पैसा दे नहीं रहे हैं बल्कि अपने अकाउंट में उसको चढ़वा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे रिकॉर्ड बना रहे हैं अगर आप अपने डेप्ट का, तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा, टू का। चार्ज करें कि अगर किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा तो उसके अगेंस्ट में, तो वो आपका यहाँ पे क्या होगा, अगेंस्ट का प्रयोग किया जाएगा। मतलब क्या है इसका, व्हाट इज़ द चार्ज अगेंस्ट हिम, कि उसके खिलाफ क्या चार्जेस हैं। जैसे पहला सेंटेंस था कि कोई व्यक्ति चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा था। तो अगर वो व्यक्ति या उससे रिलेटेड कोई व्यक्ति पूछता है कि भाई उसके खिलाफ क्या चार्जेस हैं, तो अगर व्यक्ति के लिए प्रयोग हो रहा है तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, अगेंस्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, लिखा गया है कंपेयर। कंपेयर का देखिए अर्थ बड़ा बढ़िया यहाँ पे है कि अगर कंपेयर का मतलब क्या होता है, तुलना करना। अगर सेम थिंग की बात की जा रही, मतलब एक ही लेवल की चीज़ों की तुलना की जा रही है, तो वहाँ पे हम क्या प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे। प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होगा, विथ। जैसे कंपेयर अकबर विथ अशोका। अब अकबर और अशोक अपने ज़माने के दोनों ही महान शासक कहे जाते हैं और दोनों ही राजा थे। तो यहाँ पे करेंगे कंपेयर करो अकबर को अशोक के साथ। तो यहाँ पे दोनों सिमिलर थिंग है, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होगा, विथ का प्रयोग होगा। कह रहे हैं कि अगर कंपेयर का प्रयोग डिसिमिलर थिंग के लिए करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रयोग होता है, टू का प्रयोग यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ है वी कैन कंपेयर राणा प्रताप टू अ लॉयन, कि हम राणा प्रताप की तुलना शेर के साथ कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे राणा प्रताप की बहादुरी की तुलना शेर के साथ की जा रही है। तो यहाँ पे राणा प्रताप और लॉयन दोनों ही डिसिमिलर थिंग्स हैं। राणा प्रताप व्यक्ति हैं, लॉयन क्या है, एक जानवर है। तो यहाँ पे हालांकि बहादुरी की तुलना यहाँ पे की जा रही है, तो ये डिसिमिलर थिंग की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, टू लगेगा, ना कि विथ लगेगा। तो सिमिलर थिंग्स हैं तो विथ, डिसिमिलर थिंग्स हैं तो टू, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, कंप्लेन। कंप्लेन अगर किसी व्यक्ति की जा रही है या व्यक्ति के साथ प्रयोग हो रहा है उसका किसी व्यक्ति के लिए, तो वहाँ पे दो प्रीपोजिशन आते हैं, एक तो आएगा टू और एक आएगा अगेंस्ट, और दोनों ऐसे यूज होंगे, टू पहले फिर अगेंस्ट बाद में। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखिए, आई कंप्लेंड टू द टीचर, कि मैंने किसको कंप्लेन की, टीचर को। किसके लिए, अगेंस्ट मोहन, मोहन के खिलाफ, ठीक है। तो यहाँ पे टू और अगेंस्ट आएंगे कि अगर किसी पर्सन के लिए यूज हो रहे हैं तो। कंप्लेन अ थिंग, मतलब आप किसी वस्तु की या फिर कह लीजिए किसी भी चीज़ की, पर्सन के अलावा किसी और चीज़ की कंप्लेन कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या प्रयोग होगा, ऑफ का प्रयोग होगा। आई शैल कंप्लेन ऑफ योर बैड बिहेवियर, कि मुझे आपके इस बुरे व्यवहार की कंप्लेन करनी होगी, ठीक है। तो आपका क्या होगा, सही होगा।
नेक्स्ट देखिए क्या है, कंसिस्ट। कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन क्या प्रयोग होगा, बहुत इसमें आपको देखने को मिलता है, काफ़ी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं। हम यहाँ पे समझते हैं। कंसिस्ट का मतलब ऐसे तो होता है कि मिल करके बना होना, कह रहे हैं कि बी मेड ऑफ। अगर कंसिस्ट का प्रयोग हो रहा है किसी भी ऐसे शब्द में जहाँ पे अर्थ निकल रहा है कि कुछ चीज़ों से मिल करके कुछ बन रहा है, तो उसके साथ हम लगाते हैं ऑफ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा ऑफ। जैसे लिखा है, अ ईयर कंसिस्ट ऑफ 12 मंथ्स, कि एक साल कैसे बनता है, 12 महीनों को जोड़ करके या फिर 12 महीनों को मिला करके एक साल बनता है। तो अगर यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है इस तरह से कि अलग अलग कुछ मिला करके कुछ एक बन रहा है, तो वहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे हम, कंसिस्ट के साथ ऑफ का। लेकिन अगर यहाँ पे कंसिस्ट आपका ऐसे होता है कि हैव एज अ चीफ एलिमेंट, कि अगर कहीं पर किसी स्पेशल फीचर की बात की जा रही है या फिर किसी मुख्य तत्व की बात की जाए, तो वहाँ पे आपका कंसिस्ट के साथ क्या आएगा, इन का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए लिखा गया, द ब्यूटी ऑफ एयर ट्रेवल कंसिस्ट इन इट्स स्पीड एंड ईज। मतलब एयर ट्रेवल की ब्यूटी क्या है, मतलब उसका समझ लीजिए कि मुख्य तत्व क्या है, किस वजह से लोग एयर ट्रेवल करते हैं। उसकी एक तो स्पीड, काफ़ी स्पीड ज़्यादा होती है, मतलब कम समय में बड़ी दूरी तय करते हैं, और एक क्या होती है, ईज़, की काफ़ी आसानी होती है, कोई झटके नहीं लगते, कोई लेट लपेट नहीं हो रहा है वहाँ पे, तो इसलिए वहाँ पे हम एयर ट्रेवल करते हैं। तो कंसिस्ट इन का प्रयोग किया गया है, मतलब किसी भी मुख्य तत्व को बताने के लिए, दर्शाने के लिए। और अगर कुछ मिला करके बनता है तो वहाँ पर क्या प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका शब्द क्या है, क्योर। क्योर के को अगर हम वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, क्रिया के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो वो उसके साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, ऑफ आता है। ठीक है, लिखा हुआ ही वॉज क्योर्ड ऑफ द डिजीज, मतलब उसकी वो अपनी बीमारी से ठीक हो गया। ठीक है, जो बीमारी थी उससे वो ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्योर्ड का क्या इस्तेमाल हो रहा है, वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आया है वो क्या है, ऑफ। फिर क्योर का इस्तेमाल अगर हम नाउन के तौर पे कर रहे हैं तो उसके साथ प्रीपोजिशन आपका क्या आता है, फॉर। ठीक है, जैसे लिखा है, दिस मेडिसिन इज क्योर फॉर मलेरिया, कि ये मेडिसिन किसके क्योर के लिए है, मलेरिया के क्योर के लिए है। तो यहाँ पे क्योर क्या इस्तेमाल हो रहा है, एज अ नाउन इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं क्या है, डील। डील का अगर प्रयोग हम बिजनेस के तौर पे कर रहे हैं, किसी के बिजनेस को बताने के लिए, तो उसके साथ प्रीपोजिशन का जो प्रयोग होगा वो क्या होगा, इन का प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन इन आएगा। जैसे लिखा है, ही डील्स इन स्टेशनरी, मतलब वो किस में व्यापार करता है, स्टेशनरीज में व्यापार करता है। लेकिन अगर डील का प्रयोग हम बता रहे हैं कि टू ट्रीट के लिए, मतलब जैसे होता है कि कुछ सिखाने के लिए, कई बार हम ऐसा करते हैं, सबक सिखाने के लिए भी प्रयोग करते हैं, या फिर किसी को धमकी देने के लिए भी करते हैं, या फिर कुछ बताने के लिए भी करते हैं कि व्यवहार किसके साथ कैसे किया जाए। तो अगर हम वहाँ पे डील का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो क्या आता है, विथ का प्रयोग हम यहाँ पे करते हैं। लिखा गया है, वी मस्ट डील विद द पीपुल जेंटली, कि हमें लोगों के साथ कैसे डील करना चाहिए, जेंटली, मतलब बहुत ही नम्रतापूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है, तो अगर कुछ हम ट्रीट कर रहे हैं, किसी को व्यवहार बताने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ पे डील के साथ विथ का प्रयोग आपका होता है। नेक्स्ट वर्ड हम देखते हैं, लिखा हुआ है डाई। डाई का प्रयोग कह रहे हैं कि मतलब डाई मतलब मरना। तो अगर कह रहे हैं कि अगर किसी की डेथ होती है, अगर डाई का प्रयोग कर रहे हैं किसी बीमारी की वजह से, या फिर भूख की वजह से, या फिर दुख की वजह से, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। ही डाइड ऑफ फीवर, कि वह किससे मर गया, बुखार की वजह से मर गया। लेकिन अगर कह रहे हैं कि डाई आए किसी कॉज की वजह के लिए, मतलब किसी कारण से, या फिर कह लीजिए किसी के लिए अगर आप मरते हैं, तो वहाँ पे जो प्रयोग होता है डाई का, उसके साथ क्या आता है, प्रीपोजिशन फॉर का। लिखा हुआ है, गांधी जी डाइट फॉर हिज कंट्री, कि मतलब गांधी जी क्यों मरे, अपने देश के लिए मरे। ठीक है, तो ये कॉज है। ठीक है, तो कॉज के लिए अगर मरते हैं कोई भी, तो उसके साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है। फिर यहाँ लिखा है डाई, जो तीसरा है, करें कि अगर फिर डाई का प्रयोग किसी वुंड के लिए, मतलब किसी चोट से, या फिर ओवरवर्क, यहाँ पे कॉमा नहीं है, ये आपका एक साथ ही ओवरवर्क, मतलब अत्यधिक काम की वजह से अगर डेथ होती है, तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगता है क्या लगता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। ही डाइड फ्रॉम ओवरवर्क, कि अधिक काम होने की वजह से उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो डाई के देख लीजिए कि जो मृत्यु भी होती है, अलग अलग रीजन्स के साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। बीमारी से हो रही है, भूख से हो रही है, दुख से हो रही है, तो ऑफ का प्रयोग। अगर किसी कॉज की वजह से मृत्यु हो रही है, या किसी कॉज के लिए मृत्यु हो रही है, तो वहाँ पे फॉर का प्रयोग। अगर किसी चोट या फिर ओवरवर्क की वजह से होती है मृत्यु, तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिखा हुआ है डिफ़र। डिफ़र का मतलब यहाँ पे कहते हैं असहमति की दिशा दिखाने के लिए होता है कि अगर आप डिफ़र हैं किसी भी चीज़ से, एनीथिंग से अगर आपको डिफरेंस है तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। जैसे लिखा है आई डिफ़र फ्रॉम योर पॉइंट, कि आपने जो बिंदु रखा है उससे मैं असहमत हूँ, या फिर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, आपके पॉइंट से अलग है। लेकिन अगर कह रहे हैं कि डिफ़र का प्रयोग किसी पर्सन के लिए हो रहा है तो यहाँ पे उसके साथ जो प्रीपोजिशन लगेगा वो क्या लगेगा, विथ का प्रयोग होगा। लिखा हुआ है आई डिफ़र विथ यू इन दिस मैटर, कि इस मामले में मैं आपसे असहमति रखता हूँ, या फिर जो आप ऐसा सोच रहे हैं उससे मेरी सोच अलग है। तो पर्सन है तो यहाँ पे विथ का प्रयोग किया गया है, और कोई वस्तु है यहाँ पे एनीथिंग तो वहाँ पे फ्रॉम का प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, लिखा हुआ है इंगेज। एंगेज का भी मतलब क्या होता है, व्यस्त होना। तो यहाँ पे अगर व्यस्तता दिखाई जा रही है या फिर किसी भी चीज़ में लगे होना, एंगेज का मतलब होता है समथिंग। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन का प्रयोग आएगा। जैसे ही इंगेज्ड इन राइटिंग अ बुक, कि वो किस में बिजी है, बुक लिखने में व्यस्त है, या फिर इंगेज है मतलब उस काम में लगा हुआ है। तो यहाँ पे बुक लिखने का काम हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन आ रहा है। लेकिन अगर इंगेज का प्रयोग किसी पर्सन के साथ किया जाता है, मतलब इंगेजमेंट किसके साथ दिखाई जाए, किसी पर्सन के साथ, तो यहाँ पे क्या प्रयोग होता है, टू का प्रयोग होता है। मतलब एक तरीके से रिलेशनशिप दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। शी इज़ इंगेज टू योर कज़िन, कि वो आपके कज़िन के साथ क्या है, इंगेज्ड है। तो पर्सन के लिए आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, टू का प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ड, लिखा हुआ है इंक्वायर। इंक्वायर का मतलब होता है पूछताछ करना। तो कह रहे हैं कि इंक्वायर अगर किसी पर्सन के लिए आता है तो वहाँ पे जो प्रीपोजिशन होगा वो क्या होगा, ऑफ। आई इंक्वायर्ड ऑफ हिम अबाउट हिज डॉग, कि मैंने उसके डॉग के बारे में उससे इंक्वायरी की, या फिर कुछ हुआ रहा होगा तो उससे पूछा। तो आई इंक्वायर्ड हिम, किससे पूछताछ की, किसी पर्सन से। तो वो वहाँ पे प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे हम, ऑफ। लेकिन अगर करें इंक्वायर किसी मैटर के लिए हो, किसी वस्तु के लिए हो, या फिर कह लीजिए किसी बात को लेकर के हो, तो वहाँ पे आता है इनटू। ठीक है, क्या आएगा, इनटू। ही विल इंक्वायर इनटू द केस, कि वो इस केस की जांच पड़ताल करेगा। तो अगर किसी मैटर को लेकर के आता है इंक्वायर का प्रयोग तो वहाँ पे इनटू लगाएंगे। अगर इंक्वायर किसी पर्सन को लेकर के आता है तो वहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करेंगे, तो एकदम करेक्ट होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही।